Hello students, welcome back to Geography Guru channel. Today we are here to continue with our journey of class 11th geography, and we are here with the second episode of class 11th geography chapter number 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी हमें कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हमने बात की थी प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में, हमने बात की थी अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। आज का जो हमारा ये एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में, वो है अर्थक्वेक। हम भूकंप की बारे में बात करेंगे। हम भूकंप को जानने की कोशिश करेंगे, भूकंप का मापन कैसे होता है, भूकंपीय तरंगे कौन सी होती है, भूकंप को थोड़ा और डीपली, हालांकि एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा और डीपली जाएंगे कि उससे हमें लाभ कौन से प्राप्त होते हैं, उनसे कौन सी हानियाँ प्राप्त होती है और भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, वो है अर्थक्वेक या भूकंप या भूकंपीय तरंगे। भूकंप है क्या? सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये भूकंप क्या होता है। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन या पृथ्वी का कांपना, यानी पृथ्वी में जब भी कंपन पैदा होता है तो वो भूकंप है। और भूकंप है वो भी पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट लेकिन एक ठोस स्रोत है। जानकारी मिलती है और वो जानकारी मिलती है वो निश्चित है। तो इसलिए भूकंपीय तरंगों का या भूकंप का अध्ययन भी हम इस चैप्टर में करेंगे ताकि हम और अधिक जान पाएँ कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो उसको जानने से पहले जानना जरूरी है कि भूकंप क्या है, भूकंपीय तरंगे क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूकंप है वो कैसे मापा जाता है। भूकंप को मापा जाता है वो भूकंप मापी यंत्र या सिस्मोग्राफ है, उससे मापा जाता है। इसको रिक्टर स्केल के ऊपर मापा जाता है। रिक्टर स्केल में 0 से 10 के बीच में पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसकी सहायता से हम भूकंप को मापते हैं, यानी कि मापने का यंत्र है वो सिस्मोग्राफ है। और जिस स्केल के ऊपर मापते हैं वो रिक्टर स्केल होता है। जैसे हमारा वेट है, वज़न है, वो किलोग्राम में मापते हैं। जो लिक्विड होता है वो हम लीटर में मापते हैं। अब मापने के पैमाने तो अलग अलग होंगे ना, लीटर में मापेंगे किससे? आपने देखा होगा जो मिल्क में दूधिया होता है तो उसके पास एक पैमाना होता है और मापता लीटर में। ऐसे ही मापा ये जो जाता है सिस्मोग्राफ से, भूकंप मापी जो यंत्र है उससे मापा जाता है और रिक्टर स्केल के ऊपर मापा जाता है। उसमें 0 से 10 तक स्केल दिया होता है। 0 से 3 तक का जो भूकंप होता है, विश्व में हर रोज़ सैकड़ों ऐसे भूकंप आते हैं लेकिन वो महसूस नहीं किए जाते, सिस्मोग्राफ उनको रिकॉर्ड करता है। 3 to 5 के जो भूकंप होते हैं वो हम महसूस कर सकते हैं, हालांकि वो इतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते, जान माल की हानि नहीं होती। 5 से 7 के होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। और 7 से ऊपर का जो स्केल होता है, कुछ देशों में 8 से ऊपर का माना जाता है, वो जो स्केल होता है वो भूकंप भयानक जान माल की हानि करते हैं। तो ये सिस्मोग्राफ है, उस यंत्र की सहायता से भूकंप को मापते हैं और इसको मापते हैं हम रिक्टर स्केल के ऊपर। अब हम जानते हैं कि भूकंप मापा हमने सिस्मोग्राफ से, इसमें भूकंप मूल या उद्गम केंद्र क्या होता है कि जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल या उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी भूकंप जब आता है तो भूकंप आने का जो स्थान है, जहाँ से वो शुरुआत होती है उसकी, उसको बोलते हैं हम उद्गम केंद्र या भूकंप मूल, या हम उसे बोलते हैं फोकस। और जिस स्थान पर उसके बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर, यानी कि जहाँ से आया उसके बिल्कुल ऊपर का जो स्थान होगा उसे हम बोलेंगे एपिसेंटर या फिर वहाँ पर भूकंप का अधिकेंद्र। अब अधिकेंद्र जो होता है वो भूकंप के मूल के या भूकंप के उद्गम केंद्र के, उत्पत्ति केंद्र के सबसे नज़दीक होता है। और सबसे अधिक जो नुकसान होता है वो इसी स्थान पर होता है जब तेज़ भूकंप आता है। तो ये आपको डायग्राम बना करके बताना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पता होना चाहिए कि फोकस क्या है और एपिसेंटर क्या है, भूकंप का उद्गम स्थान क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है। तो ये था कि भूकंप से संबंधित कुछ टर्म्स। अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की। भूकंपीय तरंगे हैं वो 2 प्रकार की होती है, 2 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार की होती है लेकिन 2 भागों में बांटेंगे, भूगर्भिक तरंगे
जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में आती है, और धरातलीय तरंगें जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में आती है। तो इसमें हम उनको एक एक करके भूकंप की इन तरंगों के बारे में जानते हैं। तो भूकंप की पहली जो तरंग है वो है पी वेव्स, यानी 3 प्रकार की तरंगें होती है, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और एल वेव्स यानी कि लॉन्ग वेव्स। सबसे पहले हम पी वेव्स की बात करेंगे, पी तरंगों की बात करेंगे, प्राथमिक तरंगों की बात करेंगे। इन्हें हम प्राथमिक तरंगों के नाम से भी जानते हैं। ये भूकंप के मूल यानी कि जहाँ से भूकंप शुरू हुआ है वहाँ से प्रारंभ होकर के ये धरती पर सबसे पहले पहुँचती है, यानी सबसे तेज़ होती है ये तरंगें। इनकी जो औसत गति होती है वो 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। ये ध्वनि तरंगों के समान चलती है, यानी कि ये प्राथमिक तरंगें कहलाती है, सबसे तेज़ तरंगें हैं। इनकी औसत गति 8 से 10 किलोमीटर है, और ये ठोस, द्रव या गैस किसी भी माध्यम से, अगर महासागर भी है या गैसीय भाग भी पृथ्वी के आंतरिक भागों में या ठोस भाग है, वहाँ से गुजर सकती है। यह है पी वेव्स। दूसरी प्रकार की जो भूकंपीय तरंगें होती है वो तरंगें होती है एस वेव्स, एस तरंगें। एस वेव्स, इन्हें हम द्वितीय तरंगों के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय तरंगें, सेकेंडरी वेव्स, ये तरंगें प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती है, यानी कि इनकी गति है वो प्राथमिक तरंगों से कम है। उनकी 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसकी जो गति है वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये जो तरंगें है केवल ठोस भाग है, सॉलिड है, उस भाग से ही गुजरती है, यानी कि तरल भाग या गैसीय भाग होगा तो वहाँ ये गायब हो जाएगी। इनको हम आड़ी तरंगें या टेढ़ी तरंगों के नाम से भी जानते हैं। तो यह है दूसरी तरंगें, यानी कि जो प्राथमिक तरंगें थी वो ठोस, गैस, तरल तीनों से गुजर सकती है और ज़्यादा फास्ट है, फास्टेस्ट है वो। ये उनसे कम तेज़ हैं और ये केवल किस भाग से गुजरती है? ठोस भाग से गुजरती है। तीसरे प्रकार की जो भूकंप की तरंगें होती है वो तरंगें होती है एल तरंगें, लॉन्ग वेव्स। इन्हें धरातलीय तरंगें भी बोलते हैं। जो शुरुआत की हमने 2 की है, पी और एस से, वो भूगर्भीय तरंगें, धरातल के अंदर पैदा होती है, वहीं पर उनका ज़्यादातर जो प्रभाव है वो रहता है। इन तरंगों द्वारा सबसे लंबा मार्ग तय किया जाता है और ये धरातल पर अधिक केंद्र से चारों ओर फैलती है, इसलिए इनको लंबी तरंगें कहा जाता है। यानी अधिक केंद्र पर पहुंचने के बाद भी ये चारों दिशाओं में फैल जाती है। इनकी गति सबसे कम होती है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये जो तरंगें हैं ये तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, यानी कि ठोस से, गैस से और तरल से यानी कि जल से भी ये गुजर सकती है। इनको सिस्मोग्राफ पर हम इंग्लिश के एल एक्सर की तरह है अंकन किया जाता है इनका, उनका पी और उनका एस की तरह, इसी तरीके से इनका एल की तरह अंकन किया जाता है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो धरातलीय तरंगें हैं, कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स फास्टेस्ट है, एस वेव्स है वो मीडियम है उनकी स्पीड, एल वेव्स है वो स्लोएस्ट है, सबसे कम है इनकी स्पीड। इनमें से पी और एल वेव्स है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है, जबकि एस वेव्स है वो केवल ठोस पदार्थों से गुजर सकती है। तो ये जो तरंगें हैं इनसे भी हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि जहाँ पर जो एस वेव्स है, मान लीजिए कि वो गायब हो गई, उद्गम केंद्र से धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है, या उसका रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। क्यों हो गया? हो सकता है वहाँ पर गैसीय या फिर तरलीय भूभाग हो। तो हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना वो गैसीय या तरलीय भी है। तो ये था हमारी भूकंपीय तरंगें कौन सी है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप कितने प्रकार का होता है। भूकंप है वो जैसे धरती का कांपना है, लेकिन ये धरती का कांपना झूले लेने की तरह नहीं है, स्विंग की तरह नहीं है कि उसमें मज़ा आएगा। ये एक प्राकृतिक आपदा है जो अचानक आती है। कुछ इसके सकारात्मक पक्ष अवश्य है, लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष है वो अधिक है। तो उनके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि भूकंप होते कितने प्रकार के, क्या इसके भी टाइप्स होते हैं, पृथ्वी के हिलने में क्या भूमिका होती है इनकी। तो चलिए हम बात करते हैं भूकंप के प्रकार की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल अर्थक्वेक की।
कृत्रिम भूकंप की। ये भूकंप वो होते हैं जो मानवीय कार्यों से आते हैं, यानी कि पृथ्वी का कांपना भूकंप है, और मानवीय कार्य उससे भी अगर कंपन पैदा होता तो वो भी भूकंप है, लेकिन वो कौन से हैं? वो कृत्रिम भूकंप है, मानवीय भूकंप उसे हम कहेंगे। जैसे ये भूकंप है स्थानीय प्रभाव वाले होते हैं, एक तो इनका प्रभाव है, कंपन है वो थोड़े से इलाके में होता है और इनकी तीव्रता भी कम होती है। जैसे खान, जहाँ पे खान या खनन का कार्य किया जाता है तो वहाँ पे कई बार चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है, कंपन पैदा होता है, तो वो खान खोदने के कारण इस प्रकार का कृत्रिम भूकंप आता है। या परमाणु विस्फोट होता है मानवीय कारणों से, तो उसमें भी कई किलोमीटर तक वो ध्वनि, वो कंपन महसूस किया जाता है। या भूमिगत जो परमाणु परीक्षण किया जाता है उसके कारण भी इस प्रकार के भूकंप आते हैं। या जैसे सिलेंडर विस्फोट हुआ तो आसपास के घरों में कंपन महसूस होगा, ये मानवीय कार्यों के कारण आ रहा है या कृत्रिम भूकंप है। इसी तरीके से जब ट्रेन आती है तो उसके आसपास के घरों में कंपन महसूस किया जाता है, तो वो भी मानवीय कारक है। आपने देखा होगा कि ट्रेन की पटरियों के बीच में और साइड में पत्थर डाले जाते हैं, क्यों डाले जाते हैं? ताकि वो कंपन है उसको कम किया जा सके। तो जो मानवीय कारणों से भूकंप आते हैं उन्हें हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो है प्राकृतिक भूकंप, यानी कि जिनमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, उनको हम प्राकृतिक भूकंप करेंगे। प्राकृतिक भूकंप वो कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी भूकंप। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उस वक्त भी धरती में कंपन पैदा होता है, उसे हम ज्वालामुखी जनित भूकंप या ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। जैसे विसुवियस, एटना, क्रोकोटोआ, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है, तो जहाँ जब भी विस्फोट होता है तो आसपास के इलाकों में कंपन महसूस किया जाता है, कई किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक, तो उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी भूकंप या वोल्केनिक अर्थक्वेक। दूसरा विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये संरचनात्मक भूकंप होते हैं, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो हलचल पैदा होती है उसके कारण भूकंप आता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं, उसमें प्लेटें हैं, 7 मुख्य और कुछ अन्य प्लेटें, उनमें बांटा जा सकता है, और ये प्लेटें अलग अलग दिशाओं में गति करती है। ये 3 प्रकार की गतियाँ करती है, यानी एक दूसरे के पास आती है, एक दूसरे के दूर जाती है और एक दूसरे के बराबर से निकलती है। जब इनमें टकराव पैदा होता है या घर्षण पैदा होता है तब हलचल पैदा होती है, तब कंपन पैदा होता है धरती में, और इस प्रकार प्लेटों के टकराने के कारण जो भूकंप आता है उसे हम विवर्तनिक या फिर टेक्टोनिक भूकंप बोलते हैं। जैसे कैलिफोर्निया का जो भूकंप आया था वो टेक्टोनिक भूकंप था। या हमारे हिमालयी क्षेत्रों में जो भूकंप महसूस किए जाते हैं वो ज़्यादातर विवर्तनिक भूकंप होते हैं, प्लेटों के टकराने के कारण, आंतरिक भाग में जो प्लेटें हैं उनके टकराने के कारण वो भूकंप आते हैं, तो यह है विवर्तनिक भूकंप। उसके बाद तीसरा संतुलन मूलक भूकंप, आइसोस्टेटिक अर्थक्वेक, संतुलन मूलक भूकंप। ये भूकंप भूपटल की संतुलन व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण आते हैं। मान लीजिए जैसे हिमालयी क्षेत्र है तो वहाँ पर अपर्दन अधिक हो गया, तो आंतरिक भाग की चट्टानें हैं उन पर दबाव कम या अधिक होता है, और इससे उस संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ हलचल होती है और उसके कारण कंपन पैदा होता है, तो उसे हम संतुलन मूलक भूकंप बोलते हैं। जैसे बांध है, तो बांध जब बनाया जाता है तो बड़ी मात्रा में पानी वो इकट्ठा किया जाता है, उसके कारण चट्टानें, आंतरिक चट्टानें, उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, वो चट्टानें कई बार टूट जाती है और इससे कंपन पैदा होता है। अब कंपन पैदा क्यों हुआ? संतुलन बनाए रखने के कारण, तो इसे हम संतुलन मूलक भूकंप कहेंगे। जैसे 2015 में हिंदुकुश और नेपाल का जो भूकंप आया था वो संतुलन मूलक भूकंप या आइसोस्टेटिक अर्थक्वेक था। ओके, तो यानी कि ये संतुलन बनाए रखने के लिए जब आंतरिक भागों में हलचल होती है उसके कारण कंपन होता है, तो उसे हम संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। उसके बाद फोर्थ जो टाइप है प्राकृतिक भूकंप में वो है प्लूटोनिक भूकंप। प्लूटोनिक भूकंप धरातल से अत्यधिक गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंप को हम प्लूटोनिक भूकंप या पातालीय भूकंप बोलते हैं इसे, यानी बहुत जब गहराई पर पैदा होते हैं भूकंप तो इसे हम प्लूटोनिक या पातालीय भूकंप कहते हैं। यह आमतौर पे ऊष्मा है उससे संबंधित होता है,
ऐसे भूकंप की उत्पत्ति या शक्ति के बारे में जानकारी अधिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत गहराई पर उत्पन्न होते हैं, तो एग्जैक्ट इसके बारे में ये पता नहीं है कि इसकी कितनी शक्तियाँ होती है या किस कारण से ये पैदा होते हैं। तो ये 4 थे जो प्राकृतिक भूकंप है: ज्वालामुखी जनित भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप और प्लूटोनिक या पातालीय भूकंप। तो ये थे प्राकृतिक भूकंप। और मानवीय भूकंप है, जो मानवीय कारणों से आते हैं वो मानवीय भूकंप होते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्थिति के आधार पर भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, यानी कहाँ आया भूकंप, उस आधार पर भूकंप है वो 2 प्रकार के होंगे। यानी अगर स्थलीय भाग के ऊपर आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्थलीय भूकंप, ओके, लैंड अर्थक्वेक। अगर वो समुद्री भागों के ऊपर आया है तो उसे हम सामुद्रिक या महासागरीय भूकंप कहते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्रों में जो भूकंप आ रहा है या नेपाल का जो भूकंप था तो वो क्या था, स्थलीय भूकंप था। और 2011 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी परिणाम थी महासागरीय भूकंप का। महासागरीय भूकंप, जब महासागरीय भाग में भूकंप आया तो बड़ी बड़ी लहरें उठी, उन्हीं लहरों को हम सुनामी का नाम देते हैं। तो स्थिति के आधार पर भूकंप है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्थलीय और समुद्री। तो ये थे भूकंप के प्रकार कि भूकंप की तरंगे कौन सी होती है, अभी तक हमने जाना। भूकंप होता क्या है, उसको मापा कैसे जाता है, और भूकंप कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा उनसे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की, कि क्या भूकंप है उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं। आपने देखा होगा भूकंप का अर्थ है विनाश। जब भी भूकंप आता है तो भयंकर बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। एक आपदा है, ये अचानक से आता है जो बच निकलने का, भागने का मौका भी नहीं देता है। तो उससे क्या हानियां होती है वो सब कुछ हम इस सेक्शन में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो भूकंप आता है उससे जन धन की हानि होती है। हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। 26 जनवरी 2001 का जो भूकंप था गुजरात के भुज में आया था, लाखों लोग थे वो मारे गए थे। जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1 लाख से अधिक, 1,20,000 के आसपास लोग थे उसमें मारे गए थे। पाकिस्तान में इसी प्रकार का भूकंप आया था, जो पाकिस्तान की हमारे देश के साथ लगती सीमा में। तो ये जान माल की हानि होती है इससे। मकान, गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, सब कुछ तबाह हो जाते हैं। लाखों व्यक्ति है वो मारे जाते हैं और मकान, बांध, जलाशय इत्यादि टूट जाते हैं, यानी कि जन धन की बहुत अधिक हानि होती है। पहला प्रभाव ये है, दुष्प्रभाव ये। दूसरा ये कि भूकंप जब समुद्री भागों में आते हैं तो ऊंची ऊंची लहरें उठती है, जिन्हें हम सुनामी लहरें कहते हैं। इन सुनामी लहरों से भी समुद्री तटीय भागों में जल वो पहुंच जाता है बाढ़ के तौर पर, और बहुत गति के साथ पहुंचता है। इससे भी भयंकर विनाश होता है तटीय इलाकों में। जैसे 2004 की सुनामी थी जो दक्षिण एशिया में श्रीलंका, भारत के तटीय इलाके या इंडोनेशिया में थी। लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोगों की आजीविका नष्ट हो गई थी। मकानों को, भवनों को, उद्योगों को, होटलों को बहुत हानि पहुंची थी। तीसरा जो दुष्प्रभाव या हानि है कि इससे यातायात के मार्ग है वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। जब भूकंप आता है सड़कों में दरारें पड़ जाती है, पेड़ गिर जाते हैं या पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो इससे यातायात के मार्ग है वो भी अव्यवस्थित होते हैं, उनके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नदियों के मार्ग बदल जाते हैं। नदियों के मार्ग बदलने के कई प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कोई इलाका है जो कृषि में बहुत अच्छा है, वहाँ पर अगर सिंचाई का साधन है वो नहीं रह पाता। आसपास के इलाकों में तटबंध तोड़ के बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से फिर अलग से नुकसान होता है। भूकंप आने के कारण भूकंप से नुकसान है, उसके बाद बाढ़ भी आ जाती है क्योंकि उसके तटबंध किनारे टूट जाते हैं। तो ये बाढ़ का भी एक कारण बनते हैं भूकंप। भूकंपों से इमारतें नष्ट हो जाती है, और जब बड़े पैमाने पर होता है तो पूरा का पूरा नगर, वहाँ की संस्कृति नष्ट हो जाती है। तो ये भूकंप की हानियाँ थी कि भूकंप से हमें किस प्रकार की हानियाँ होती है। इसीलिए भूकंप को एक आपदा का नाम दिया जाता है। एक ऐसी आपदा जो अचानक आती है, एक ऐसी आपदा जिसके बारे में हम पहले से तैयारी नहीं कर सकते, एक ऐसी आपदा जिसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन इस भूकंप के कुछ सकारात्मक परिणाम भी है।
यानी कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं वो सब कुछ हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव में कि इस प्रक्रिया से ऊंचे भागों की उत्पत्ति हो जाती है। कई बार जो धरती का नीचा भाग है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, इससे वहाँ की जलवायु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक पर्यावरण में संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ये। जब समुद्र तटीय इलाकों में भूमि नीचे की तरफ धंस जाती है, कभी ऐसा होता है, तो वहाँ पर बंदरगाह और गहरे हो जाते हैं और इसके कारण वहाँ पर बंदरगाह अधिक सुरक्षित हो जाते हैं, यानी जलयानों की दृष्टि से वो आदर्श हो जाते हैं। समुद्री क्षेत्र में जलमग्न भूमि कई बार सतह के ऊपर आ जाती है भूकंप के कारण, और वो उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसके अलावा भूकंप से जैसे हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में भी सहायता मिलती है। ये भी एक सकारात्मक पहलू है। भूकंप की प्रक्रिया से जल सत्र में भी परिवर्तन होता है। कभी कभी जल सत्र है वो ऊपर आने से पेयजल आपूर्ति वो सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। यानी कि जैसे हमने कहा कि नदियों का मार्ग बदला, नकारात्मक प्रभाव भी है, सकारात्मक भी है। मान लीजिए कि ये दूसरे इलाकों में जो सूखे इलाके हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, उस तरफ अगर नदी का बहाव बनता है तो वहाँ पर जल की आपूर्ति वो आसान हो जाती है। इसके अलावा इससे पृथ्वी तल की गर्तिकाएँ जल परिवहन का सुगम साधन बनती है। इससे नई मार्ग बनते हैं जल परिवहन के लिए। तो भविष्य में क्योंकि नए मार्गों का उद्गम होता है तो कई बार बाढ़ की संभावनाएं वो कम हो जाती है। इस प्रक्रिया से जल के स्वभाव में भी परिवर्तन देखे गए हैं। जहाँ खारा पानी है वहाँ पर मीठे जल के स्रोत है उनकी उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि अंदर जो हलचल होती है वो बड़े पैमाने पे होती है। तो जहाँ पर पानी है वो पीने योग्य नहीं है, उस स्थान पर फ्रेश वाटर या मीठे पानी है उस स्रोत की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये था कि भूकंप के सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो आज का हमारा सेशन था वो, उसमें हमने भूकंप के बारे में जाना, भूकंप क्या है, क्यों आता है, इस भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी होती है, भूकंप कितने प्रकार का होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट था हमारे इस चैप्टर का, और ये महत्वपूर्ण पार्ट इसलिए भी है कि हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण ठोस सूचनाएं हैं वो हमें भूकंप से मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा, थर्ड सेशन रहेगा इस चैप्टर में, उसमें हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।